नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल का भाग नंबर 3 और ये सारी जो सीरीज़ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। मैंने पहले आपसे वादा किया था कि जो सीरीज़ है आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में मतलब भूगोल में आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लगभग आपका कवर हो जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज आपका भाग नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन से ज़िले कब कब बने पहले, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन से संभाग बने। अभी 4 अगस्त 2023 के बाद में गहलोत सरकार ने जब जिलों की घोषणा की तो उसके बाद में कितने बने, हाल ही में कितने हैं, कितने रिव्यू में हैं, कितने संभाग हैं, इन सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। और कुछ बातें हम देखेंगे भौतिक प्रदेश को लेकर कि राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, हरिमोहन सक्सेना ने, प्रोफेसर तिवारी ने कितने कितने भागों में बांटा गया। और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं भौतिक प्रदेश से, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो राजस्थान का भूगोल है उसमें जो मेन पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो, तो सुनना। हम जब राजस्थान की स्थिति देखते हैं भारत में तो आप कहते हो कि सर 10.41% भूभाग पर राजस्थान फैला हुआ, किसके, भारत में। हम कहते हैं 1/10वां भाग फैला हुआ। और हमने देखा भी था कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 140 वर्ग मील, ये देखा था। तो हमें क्या करना है, जब हम राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटेंगे, जैसे कि ये हो गया आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बीच में से आप देखोगे तो आप अरावली को देखते हो, इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश और लास्ट में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। उस प्रदेश में, राजस्थान की उस प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में जानकारी करेंगे। वहाँ पर पूरे राजस्थान का, मान लो मैं इस पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात करूँ तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश ने पूरे राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ प्रतिशत में देखेंगे, मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे। और हम आगे जब बात करेंगे तो वहाँ पर कितनी जनसंख्या रह रही है इसकी बात करेंगे। पानी की क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, पशुधन की क्या स्थिति है, जनता की क्या स्थिति है, सारे टॉपिकों की आज हम समग्र रूप से चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान रखना, आपकी मैं ये कह सकता हूँ बैकबोन है, ज्योग्राफी की बैकबोन है भौतिक प्रदेश। यदि आपने ये क्लास देख ली तो लगभग आपकी ज्योग्राफी कवर में आती चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करें जिलों की, किसकी बात करेंगे, हम जिलों की बात करेंगे। और जिले में तो देखो, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, मैंने कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जब राजस्थान का क्या हुआ था, एकीकरण। अब आप कहोगे सर एकीकरण कब हुआ, तो मैं कह दूंगा 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गए थे। 1 नवंबर, ऐसे लिख लो, 1 नवंबर 1956। इसी 1956 को आपके राज्यपाल के पद का विसर्जन किया गया था। आपको पता हो तो 7वां संविधान संशोधन 1956, महाराज प्रमुख को राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को जो हमारे पास में 26वां जिला था, कौन सा जिला, 26वां जिला, वो था हमारा अजमेर, जिसे हम अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं। सर्वाधिक कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन यहीं पे किया जाता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक। तो 26वां जिला हमारा कौन सा हो गया था, अजमेर। अब इसके बाद में जिला बना 27, इसके बाद जिला बना 28वां, इसके बाद जिला बना 29, इसके बाद में जो जिला बना 30वां, इसके बाद में जिला बना 31वां, इसके बाद में कौन सा जिला बनेगा आपको सर, 32, और लास्ट में जो जिला बना उसको 33वां जिला कह दिया। 4 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूँ, 4 अगस्त 2023 से पहले की बात कर रहे हैं। हमारे पास में कुल कितने जिले हो गए, आप कहोगे सर 33 जिले हो गए। आप कहोगे कि सर एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 28वां जिला कौन सा है, 29वां जिला कौन सा है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली समझ पाएंगे। तो इसकी क्या ट्रिक है, तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, धो बा दोरा
धोबा दौरा हक प्रताप। धोबा दौरा हक प्रताप, क्या बोलोगे, क्या ट्रिक है हमारी, धोबा दौरा हक प्रताप, ये हमारी ट्रिक हो गई। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सुनो, धो से जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके धौलपुर। तो आपके 27वें जिले के रूप में कौन सा जिला आपको देखने को मिलेगा, धौलपुर, भरतपुर चला वो। इसके बाद बा से 12, कोटा बूंदी से, ठीक है। दौसा से, दो से क्या देखोगे आप, दौसा जयपुर से हल्का सा लगा हुआ। दौसा के बाद में रा से आप कहोगे सर राजसमंद, जहाँ पर घेवर माता का मंदिर है, जहाँ पर राजसमंद झील है, इसी राजसमंद में राज सिंह ने बसाया था। और बात करें ह की, तो ह से आ जाएगा आपके हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिद्धमुख नहर परियोजना किन किन जिलों से संबंध रखती है, तो आपका आंसर आएगा हनुमानगढ़ और चूरू। इसके बाद हम का से, जिसे हम डांग की रानी कहते हैं, करौली, किस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, करौली का। और लास्ट में प्रताप से आ जाएगा प्रतापगढ़। तो आपसे एक ये कह दिया जाए कि 4 अगस्त 2023 से पहले नवीनतम जिला कौन सा था, तो आप कहोगे सर प्रतापगढ़ था। कौन सा था, प्रतापगढ़ था। इसके बाद में हम देखेंगे इनकी डेट कब कब है। तो ध्यान रखना ये तीनों जो जिले हैं आपके कौन कौन से, बारा, दौसा और राजसमंद, ये बने थे 1991 में। इसमें 3 और जोड़ो तो 1994 में, इसमें 3 और जोड़ो 1997 में, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। और ये कब बन गया, 2008 में, ठीक है, 2008 में। बात करें हम धौलपुर की, तो धौलपुर कब बना था, तो धौलपुर बना था 1982 में, 1982 में। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि 31वां जिला कौन सा है, तो आप फटाक से आंसर दे सकते थे कि 31वां जिला जो आप बात कर रहे हैं वो कौन सा था, हनुमानगढ़ था। कौन सा जिला था, हनुमानगढ़ था, ठीक। तो 30वां आपको सर राजसमंद था, 29वां आपको सर दौसा था, 28वां आपको हो गया भाई। तो समझ में आ रहा है क्या, तो आपको ट्रिक एक याद रखनी है, धोबा दौरा हक प्रताप, धोबा दौरा हक प्रताप। इन सब की ईयर आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके ईयर है, इसकी लगभग अप्रैल है, ठीक है। तो अभी 4 अगस्त से पहले जिलों की संख्या ये थी। इसके बाद में अभी ध्यान रखना 33 जिले हैं। अगली स्लाइड में जब मैं चल रहा हूँ तो देखो कितने जिले, 33, फिर और नए जिले कितने बना दिए, 19 जिले और संभाग कितने, 3, ये नए संभाग हैं। मैं इनको अलग से और डेट भी लिख रहा हूँ, 4 अगस्त 2023। सरकार की बात करें तो अशोक गहलोत या यूपीए सरकार, सीएम कौन थे, अशोक गहलोत। ये करंट का क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर, तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। इन्होंने 19+3 के बाद में 3 और डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की थी, जिसमें कुचामन और डुडवाना को अलग किया था और सुजानगढ़ को, जिसको अभी नई सरकार ने, भजनलाल सरकार ने क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। बाकी सारे जिले किस में चल रहे हैं, रिव्यू में चल रहे हैं, रहेंगे या नहीं रहेंगे वो समय बताएगा। तो इसीलिए अब जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं वो लगभग पुराने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बाई चांस कोई चेंजेस आएगा तो हमें जिले याद होंगे तो हम उसका बर्थ निकाल देंगे। तो कब हुआ था, 4 अगस्त को। सीएम कौन थे, सीएम मतलब मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। और समिति कौन सी थी, जिलों के, आपसे पूछा जाए कि नवीन जिलों के गठन से संबंधित समिति है, तो आपका आंसर आएगा रामलुभाई समिति। और आपसे पूछ लिया जाए इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष वही होंगे जिनके नाम से समिति है। तो कौन थे, IAS रामलुभाया। कई चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं क्या, चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे हैं क्या, मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं रामलुभाया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो 3 संभाग हैं, आप कहोगे सर संभागों के बारे में तो आपने जानकारी दी नहीं। तो जब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे, कौन, हीरालाल शास्त्री जी, तब हमारे पास में कुल संभाग थे 5,
कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। उन 5 संभागों के नाम आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। उन 5 संभाग में से पहला जो संभाग था जयपुर, फिर जोधपुर, ब्लू सिटी, पिंक सिटी, ब्लू सिटी और वाइट सिटी, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और एजुकेशन सिटी। कितने हो गए? 5। तो हीरालाल शास्त्री जब मुख्यमंत्री थे, कौन थे ये? मुख्यमंत्री थे, तब जिलों संभागों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे सर 5 थी। क्या कहोगे? 5 थी। ध्यान रखना, ये कब की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है 1949 की। किसकी? 1949 की। तो 1949 में कितने संभाग? 5 संभाग। इसके बाद में छठा संभाग कब बना है? ध्यान रखना। देखो, पहले सीएम है, अगले सीएम बनेंगे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने क्या किया था? ये जो व्यवस्था थी संभागीय व्यवस्था कर दिया था बंद। तो क्या लिख सकते हैं हम? संभागीय व्यवस्था बंद। संभागीय व्यवस्था को बंद किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके समय में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था, तो आप कहोगे मोहनलाल सुखाड़िया। आपसे पूछ लिया जाए कब की बात है ये, तो अब मैं कहूँगा अप्रैल 1962 की। अप्रैल 1962 की। इन्होंने कहा कि संभाग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिले हैं, काम चला लो, बहुत है 5 संभाग। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था को बंद करने का श्रेय किससे जाता है? आप कहोगे सर मोहनलाल सुखाड़िया को। शुरू किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने 1949 में। बंद किसने कर दी है? तो एक बात बताओ, जब शुरू की और इसके बाद में इन्होंने बंद कर दी, तो संभाग की संख्या बदलेगी क्या? आप कहोगे नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर भी संभाग कितने होंगे? आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभाग कितने थे? आप कहोगे सर 5 ही संभाग थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, उदयपुर को वाइट सिटी कहते हैं। पिंक मतलब गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर, वाइट श्वेत शहर, और बीकानेर और कोटा। 5 संभाग बरकरार रहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे अगले मुख्यमंत्री आने वाले हैं आपके हरिदेव जोशी। कौन आएंगे? मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक नए जिले की स्थापना करते हैं। जिले का नाम है संभाग का नाम है छठा संभाग आपका आ जाएगा अजमेर। देखो, छठा संभाग है और 26वां जिला है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। हरिदेव जोशी ने 1987 में 1987 ऐसे याद रख लेना, 7, 8, 9 1987 में नया संभाग बनाया। कौन सा? छठवां संभाग बनाया। छठवां संभाग कौन सा था? अजमेर था। कौन था? अजमेर था। डेट पूछ ली जाए तो आप कह देना सर 26 जनवरी को। कौन सी जनवरी को? 26 जनवरी 1987 को नया संभाग बना दिया। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। ठीक है, आगे चलेंगे। वसुंधरा राजे सरकार आएगी, मतलब मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की। पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की कौन बताएगा? अब वो सर आपने बता दिया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। इन्होंने अगला संभाग बनाया 7वां संभाग, उसको नाम दे दिया भरतपुर संभाग। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर 4 आते थे। अब आपके एक और जुड़ जाएगा डीग और एक और जुड़ जाएगा आपके गंगापुर सिटी। ठीक है, 2000। ये जो वसुंधरा राज्य सरकार ने है, डेट पूछी जाए आपसे 4 जून
2005 को नया संभाग बना दिया। कब बना दिया? 4 जून 2005 को। समझ में आया? पहले सीएम थे हीरालाल शास्त्री, 5 संभाग। सुखाड़िया साहब ने बंद कर दिया है 62 में, मोहनलाल सुखाड़िया ने। 5 ही संभाग हैं। छठा संभाग बनेगा हरिदेव जोशी के समय 1987 में, और नवीनतम संभाग कौन सा था? भरतपुर था। इसके बाद में अभी अशोक गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कब? आपको 4 अगस्त के समय, रामलुभाई समिति बता चुका हूँ। नए संभाग बनाए, नए संभाग। 7 तो पहले से थे, इन्होंने 3 संभाग और जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? 3। तो 7 में जैसे आप 3 जोड़ोगे तो टोटल संभाग कितने हो गए? आपको सर 10 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए? 10 संभाग। आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सर 3 संभाग हैं तो तीनों के नाम बताओ एक बार। तो मैं बताऊंगा। पहला संभाग बनाया इन्होंने सीकर को। किसको बनाया? सीकर को। सही बात है। सीकर के बाद में जो दूसरा संभाग बना है वो है आपका पाली, ठीक। और तीसरा जो संभाग बना है वो है आपका बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। तो 3 संभाग हो गए। तो समझ में आ गया संभाग व्यवस्था कब कब कैसे कैसे चली है, ठीक है। तो जिले भी याद हो गए होंगे, एक बार वापस से देख लो, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका। कि राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो रहा है 1 नवंबर 1956 को। 26वां जिला अजमेर, और 6वां संभाग भी अजमेर। संभाग पूछे तो 6वां, और जिला पूछे तो यहाँ लिख देता हूँ, जिला कन्फ्यूजन ना हो। अजमेर जिला बने, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे 27 से लेके 33 तक कौन कौन से जिले बने हैं। ट्रिक है हमारी, धोबा दौरा हक प्रताप। वापस से बोलें, धोबा दौरा हक प्रताप, धोबा दौरा हक प्रताप। धो से हो जाएगा धौलपुर 27वां जिला, बा से हो जाएगा 12 28वां जिला, दो से हो जाएगा दौसा 29वां जिला, रा से हो जाएगा राजसमंद 30वां जिला, और ह से हो जाएगा हनुमानगढ़ 31वां जिला, क से हो जाएगा करौली 32वां जिला, और प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़ 33वां जिला। और 2008 में बना 97। तो यहाँ पे तो ऐसे याद रख लेना इसको, आप इजीली याद रह जाएगा। +3 ठीक है ना, और 1982 आपको याद ही रहेगा, ठीक है जी। चलो आगे। अगली स्लाइड में हमने बताया था कि हमारे पास में अभी वर्तमान में जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन पूर्व में जिले कितने थे? 33। नए कितने हो गए? 19 जिले। 19 तो क्या थे? जिले। और रियासतें कितनी, सॉरी संभाग कितने हैं? 3। तो यहाँ लिख दो संभाग, ठीक है। 4 अगस्त को एक समिति है। 4 अगस्त 2023 को सीएम थे अशोक गहलोत, और समिति का नाम है रामलुभाई समिति। रामलुभाई समिति में अध्यक्षता करने वाले भी कौन है? रामलुभाया, ठीक है। आइए से आगे बात करेंगे संभागीय व्यवस्था की। हेडिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर? संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। जो संभागीय व्यवस्था हम देख रहे हैं, इस संभागीय व्यवस्था में आपको ये समझना है कि कौन कौन संभाग। तो पहली जो बात आएगी वो आएगी आपके मुख्यमंत्री को लेकर। तो मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। संभागीय व्यवस्था शुरू करने का श्रेय, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संभागीय व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप कहोगे हीरालाल शास्त्री को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कितने संभाग बनाए थे? आप कहोगे सर 5 संभाग बनाए थे। कितने संभाग? 5 संभाग। 5 संभागों के नाम आप कहोगे सर ये रहे। कहाँ दिक्कत आ रही है ना? कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। कितने हो गए? 5 हो गए। अगला सेकंड सीएम आएंगे मोहनलाल सुखाड़िया, और ये कहेंगे कि इन संभागीय व्यवस्था की कोई ज़रूरत है ही नहीं, 5 हैं बहुत है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि संभागीय व्यवस्था को बंद करने का श्रेय, संभागीय व्यवस्था को बंद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप कहोगे मोहनलाल सुखाड़िया को। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? रीस्टार्ट करने का। क्या कह दूं? रीस्टार्ट।
रीस्टार्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है हरिदेव जोशी को, और इन्होंने 6वें संभाग के रूप में अजमेर संभाग की स्थापना की। किसकी? अजमेर संभाग की। इसके बाद बात करें डेट की, तो 26 जनवरी 1987 की डेट थी। अगले मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे महिला मुख्यमंत्री, इनका नाम है वसुंधरा राजे। 7वां संभाग बनाती हैं और 7वें संभाग के रूप में भरतपुर को दर्ज करती हैं। किसको? भरतपुर को। डेट पूछी जा सकती है 4 जून 2005। और अभी हमारे नए मुख्यमंत्री नाम अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। संभाग 3 बनाए और 7 पहले से थे, तो टोटल संभाग कितने हो गए हमारे पास में? 10 संभाग। कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए, जिसमें सीकर भी एक संभाग है, पाली एक नया संभाग है, बांसवाड़ा एक नया संभाग। मतलब ये तीनों संभाग कैसे हैं? नए लिख देता हूँ। ये तीन नवीनतम संभाग, 3 नवीनतम संभाग, 3 नवीनतम संभाग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि आगे बढ़ेंगे अपन। बस इसको नोट डाउन कर लो। चलो, हो गया होगा नोट डाउन। अब हम देखेंगे कुछ जिलों की आकृतियां। जिलों की आकृति। देखो, अभी पुराने जिलों की आकृतियां पूछी जाएंगी तो आप पुराने जिलों में याद रखना आकृतियां। अब आपको किस तरह आकृतियों से क्या लेन देना है आपका, मैं बताता हूँ। 2 मिनट रुको, आप शांति रखो। ठीक है, पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं मैप को, ताकि आपको मैं बता सकूँ। आपसे पूछा जाएगा, अच्छा ये मैप तो सही नहीं है। देखो, शायद दिख रहा होगा अभी। ओके, अब दिख रहा। तो हमें क्या करना है, जिलों की आकृतियाँ देखनी है। जैसे कि पुराना मैप है, पहले बता रहा हूँ, पुराना मैप है, नया मैप अलग है। तो पुराने मैप की पहले हम आकृतियाँ देख लेते हैं। तो देखो, ये जो मैं बाउंड्री लाइन बना रहा हूँ, वही हमारा राजस्थान है। इसके पास में तो एक अगला एक स्टेट मिलता है आपको, MP, UP, गुजरात, और इधर में जहाँ अभी मैं मेरी रेखा खींच रहा हूँ वो एक राष्ट्र है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है, फटाफट बताएं। कौन सी रेखा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा? तो आप कहोगे सर अंतर्राष्ट्रीय रेखा है रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और जो निर्धारण किया था वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसकी वजह से इस रेखा का नाम हो गया रेडक्लिफ रेखा। और इस रेखा का जो निर्धारण है वो पेन से या कलम से किया गया था, तो इस रेखा को हम कह देते हैं कलम से निर्धारित की गई रेखा। और हम बात करते हैं कलम से निर्धारित की गई रेखा के रूप में इसको जानते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, कि इस रेखा का जो निर्धारण है कलम से किया गया है, 17 अगस्त 1947 को किया गया है। तो ये रेखा कहाँ से कहाँ तक है? तो मैं कहूँगा आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद में पंजाब, राजस्थान, गुजरात में है। और ये जो रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है भारत में? तो आपको हो गई सर 3323 किलोमीटर की। और मैं पूछूं कि राजस्थान में कितनी है, तो आपको हो गई सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। क्या रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1000 बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर इसकी तो 1070 किलोमीटर है। हाँ या ना? हाँ। रेडक्लिफ रेखा राजस्थान के किस जिले से निकलती है? तो आपको हो गए सर श्री गंगानगर से। और गंगानगर का भी एक स्थान है
हिंदुमल कोट। ये राजस्थान दिख रहा होगा आपको, ठीक है, राजस्थान दिख रहा होगा। एक बार इस राजस्थान के मैप को आप भी बना लें फटाफट से। हाँ जी, बना लिया होगा। राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए, तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो राजस्थान में देखो एक आकृति आपको दिखाऊंगा मैं। आपको क्या भरतपुर दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिख रहा है। पास में से तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन दूर से आपको जब दिख रहा है तो ये दिख रहा होगा कि सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गिलहरी बैठी हुई हो। कौन बैठी हुई हो? गिलहरी बैठी हुई हो। तो भरतपुर की आकृति आपसे पूछे कि भरतपुर की आकृति कैसी है, तो आप क्या कहोगे? बैठी हुई गिलहरी जैसी। कैसी? बैठी हुई गिलहरी। बैठी हुई गिलहरी जैसी आकृति किसकी है? भरतपुर की है। और देखो नए डिस्ट्रिक्ट के साथ में भी आपको मैं बताता जाऊंगा। यहाँ से अब जैसे ही इसका टुकड़ा कर दिया गया, मतलब गिलहरी के ऊपर का भाग, गिलहरी के ऊपर का भाग जहाँ जो बना दिया गया है, उस जिले का नाम दे दिया है डीग। उस जिले को क्या नाम दे दिया है? डीग। तो ये वाला जो जिला है आपका, ये है आपका डीग। नए जिले साथ साथ में कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ। तो बैठी हुई गिलहरी जैसा जिला कौन सा है? तो आपको सर अब तो ये कह दो कि डीग बैठी हुई गिलहरी ऊपर का भाग है और नीचे का भाग कौन है? भरतपुर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक जिला आपको और दिख रहा होगा, जिले का नाम है जैसलमेर। देखोगे तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अलग अलग एंगल, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। जब किसी चतुर्भुज के चारों एंगल अलग अलग हों उसे हम कहते हैं अनियमित बहुभुजाकार। भुजाएं भी कितनी है? बहुत है, 4 भी हो सकती हैं। इस तरह से होता तो ये 6 भी हो सकती थी, हमें से कोई मतलब नहीं है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जैसलमेर की आकृति कैसी है, तो जैसलमेर की आकृति है अनियमित बहुभुजाकार। अनियमित बहुभुजाकार, अनियमित बहुभुजाकार, अनियमित बहुभुजाकार आकृति किसकी है? आप कहोगे सर जैसलमेर की। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया का मैप लगभग कुछ इस तरह से होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, वो कहीं ना कहीं आपको बाड़मेर पर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा, दिख रहा है? तो हमने क्या कह दिया इसको? हमने कह दिया कि जो बाड़मेर की आकृति है, किसकी? बाड़मेर की जो आकृति है वो कैसी है? भारत के समान। किसके समान? भारत के समान। तो बाड़मेर की आकृति कैसी है? भारत के समान। अब आप कहोगे सर बाड़मेर की आकृति भारत जैसी है, तो राजस्थान जैसी आकृति किसकी है? किसकी? राजस्थान जैसी। तो देखना ये टोंक जो आपको दिख रहा है, टोंक की आकृति राजस्थान जैसी है। टोंक की आकृति किसकी जैसी है? राजस्थान की। देखिए मैं इनको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। टोंक की आकृति किसकी है? राजस्थान के समान। आप कहोगे सर हम तो उदयपुर में रह रहे हैं, उदयपुर की आकृति कैसी है? तो ध्यान रखना, देखो उदयपुर पहले मैं आपको शो करवा देता हूँ। उदयपुर से यहाँ से अलग हो जाएगा आपका सलूम्बर, ठीक है ना? पहले अभी उदयपुर को देखो पूरे को, ये आपका उदयपुर। आपने महाद्वीप नाम सुने होंगे, 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप का नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। क्यों? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना इस उदयपुर की जो आकृति है, किसकी? इस उदयपुर की आकृति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। उदयपुर की आकृति किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। क्लियर बात? उदयपुर की हो गई। अब आप कहोगे सर सीकर, देखो सीकर ये दिखा रहा हूँ, आप देखना इसको अच्छे से। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैप में देखने से आंसर दे जाती है। देख रहे हो आप, ये किसकी आकृति है? सीकर की। तो आप देखोगे तो इस तरह का जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार। तो आपके सीकर की आकृति कैसी हो गई? आप कहोगे सर अर्धचंद्राकार।
चंद्राकार। और क्या कह सकते हैं, यह हम कह सकते हैं कटोरे नुमा, कटोरे नुमा। जयपुर, आपने एक पानी की सुराही देखी होगी, इस तरह से होती है, पानी रहता है, इस तरह से पानी दिया जाता है ना, ऐसे पकड़े पानी पिलाए। तो ये जो जयपुर है हमारा, ये रहा आपका जयपुर। ये जो जयपुर है उसकी आकृति कैसी है, पानी के सुराही जैसी। किसकी जैसी, पानी के सुराही जैसी। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका जयपुर, पानी की सुराही। सुराही जैसी, ठीक है। अब सुनो इसके टुकड़े कैसे हैं, इसके टुकड़े समझना एक बार। तो जयपुर इस तरह से बांट दिया गया है, तो यह है जयपुर शहरी। जयपुर के आसपास वाला आप कहोगे जयपुर शहरी के बाद में यह कौन सा हो गया, जयपुर ग्रामीण। और यहाँ पर देखो छोटा सा दूदू, यहाँ पर देखोगे तो कोटपुतली। तो जयपुर के टुकड़े किस में हुए, जयपुर शहरी में, जयपुर ग्रामीण में, दूदू और कोटपुतली। अब जो कोटपुतली अलवर की एक जगह है बहरोड, तो कोटपुतली और बहरोड को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, कोटपुतली बहरोड। समझ में आ रहा है। अलवर के आप पूछोगे सर अलवर में, हाँ मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे तो कोटपुतली बहरोड है, ऊपर वाला एरिया जो है वो आपके आ जाएगा अलवर और तिजारा और खैरथल, और जो अलवर है वो तो अलवर ही है। तो अलवर के कितने टुकड़े हो गए, आप कहोगे सर 3, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा और अलवर। अलवर के 2, जयपुर के 4, उदयपुर के 2, भरतपुर के 2, सवाई माधोपुर के 2। सवाई माधोपुर तक आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये टुकड़ा कर दिया गया है, इसको बना दिया गया है गंगापुर सिटी। क्या बना दिया गया है, गंगापुर सिटी। देखो जिलों की आकृति के साथ में मैं जिलों के बारे में डिस्कस भी करता जा रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसके बाद में और देखते हैं जो सिरोही है, ये जो सिरोही आपको दिख रहा है, सिरोही जो है वो कैसे, बैठे हुए मेंढक जैसी। कैसा, बैठा मेंढक। मेंढक समझते हो, हाँ सर समझते हैं, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लगभग इन जिलों की आकृति हमारे पास में थी जो हमने आपके साथ में चर्चा करी है, बैठे हुए मेंढक के अनुसार। और दोसा है क्या अपने पास में, हाँ दोसा भी है। देखो दोसा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा देखो, दोसा को दिखा रहा हूँ मैं आपको। दोसा ये रहा, दोसा ये रहा। और आपने भगवान राम का या किसी का धनुष देखा होगा, धनुष समझते हो, आर्च। तो ये जो दोसा है, दोसा की जो आकृति है वो है आपके धनुष की जैसी। दोसा धनुष, दोसा की आकृति किसकी जैसी है, धनुष के जैसी आकृति है। और देखो, और हम देखें राजसमंद को बहुत सी बार पूछा गया है कि तिलक जैसी आकृति किसकी है। आप तिलक लगाते ऐसे ही होता है, ऊपर से पतला होता है तिलक और नीचे से, है ना। तो राजसमंद की जो आकृति है किसकी जैसी है, आप कहोगे सर तिलक जैसी। किसकी जैसी, तिलक जैसी। त्रिकोण जैसी आकृति किसकी है, आप कहोगे सर अजमेर की। त्रिकोण जैसी आकृति किसकी है, कह सकते हैं त्रिकोण जैसी आकृति या त्रिभुज जैसी आकृति, ठीक है। आप ये कह सकते हो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आपको सर ये तो आयत लग रहा, पूरा क्या लग रहा है, आयत लग रहा है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनकी आकृति गणितीय संरचना जैसी है, इसको कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत। अब देखो भीलवाड़ा का जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ वाला, वो चला गया शाहपुरा में, ठीक है। शाहपुरा बात करें अजमेर की, तो अजमेर में ये बीच में तो ठीक है अजमेर ही है। यहाँ देखोगे तो ब्यावर आ गया, सॉरी यहाँ देखो तो ब्यावर आ गया, यहाँ केकड़ी आ गया, ठीक है। तो अजमेर के टुकड़े भी हो गए, भीलवाड़ा के शाहपुरा में हो गए। बूंदी, ध्यान रखना हाड़ौती में कोई चेंजेस नहीं है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कोई दिक्कत नहीं हुई है जिलों के साथ में, ना ही दक्षिणी राजस्थान में हुई है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे तो हम किसकी आकृति के बारे में बात करें, आप बता दो फटाफट से। एक सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट, वीरों की भूमि, चित्तौड़। ये चित्तौड़ आपको दिख रहा है, इसका खंडित जिला था पहले रावत भाटा, है ना, अब तो खंडित जिला नहीं है। ये चित्तौड़ की आकृति हमेशा ध्यान रखना, चित्तौड़ की आकृति एक बार पूछी गई है तो इल्ली जैसी। किसकी जैसी, इल्ली के जैसी, या हम कह सकते हैं घोड़े की नाल। किसकी नाल, घोड़े की नाल की जैसी आकृति, ठीक है। फटाफट से इसको एक बार लिख लो, किसकी आकृति किसकी जैसी है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फटाफट से कॉपी कर लो।
हो जाए तो एक बार बता देना। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, एक आकृति और लिख लो इसमें, जालौर की रहेगी। जालौर की जो आकृति है व्हेल मछली जैसी। किसकी मछली जैसी? व्हेल मछली। ठीक, अब चलो आगे। अब देखो, आज का जो हमारा हमने टॉपिक बताया था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या बताया था? भौतिक प्रदेश। क्या होते हैं भौतिक प्रदेश? भौतिक प्रदेश समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हमने पेंजिया के 2 टुकड़े किए थे। आपको कि सर हाँ, पेंजिया के 2 टुकड़े किए थे, जिसमें से एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड, और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है उससे हमारा राजस्थान का कोई भी लेना देना नहीं है। अंगारा लैंड से राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ में एक हमने देखा था सागर, पैंथालसा सागर। कौन सा? पैंथालसा सागर। पैंथालसा सागर, या इन दोनों के पेंजिया के टूटने से इनके बीच में पानी भर गया, उससे बन गया हमारा टेथिस सागर। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। अंगारा लैंड से राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अंगारा लैंड के टूटने से, बिखरने से राजस्थान में किसी भी भूभाग का निर्माण नहीं हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? तो ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड से राजस्थान का भूभाग बना है और एक बना है टेथिस सागर से। किससे बना है? टेथिस सागर से। तो टेथिस सागर से राजस्थान का एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्यों बना सर मरुस्थल? तो मैं कहूँगा कि जब सागर, नदियाँ सूख जाती हैं तो उसमें क्या रह जाती है? रेत ही रेत रह जाती है, और वो रेत क्या बन जाती है? मरुस्थल बन जाती है। उसी एक क्या हम रेत के टीले किससे बोलते हैं? रेत के टीले को क्या बोलते हैं? मरुस्थल के उसमें काउंट करते हैं। तो पश्चिम होने की वजह से राजस्थान के, तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश भी किसका हिस्सा है? टेथिस सागर का हिस्सा है। इसके बाद में, और यहाँ पर खारा पानी पाया जाता है मरुस्थलीय प्रदेशों में, आपको पता ही, खारे पानी झीलें पचपदरा है। ठीक है, इसके बाद और सारी नदियाँ भी हैं, जैसे कि आप काकनी नदी की बात करेंगे तो वो भी खारे पानी झील है। इसके बारे में और मैं बात करूँ तो पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि ऑब्लिक मैदानी या औद्योगिक प्रदेश, मैदानी या औद्योगिक प्रदेश, ये दोनों किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। इसके बाद में गोंडवाना लैंड से, ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड का मतलब ही यह है कि किसी चीज़ के जलने से, लावा के जमने से एक हार्ड रॉक सरफेस मिलेगी, आपको हार्ड सरफेस मिलेगी। तो हार्ड सरफेस हमारे राजस्थान में 2 ही जगह, एक तो अरावली में और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, मतलब हाड़ौती में। तो गोंडवाना लैंड में आप बात करोगे तो क्या लिख दोगे? एक तो लिख दोगे अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। कौन से लैंड से? गोंडवाना लैंड से। और मैं बात करूं चौथा प्रदेश, तो वो है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसी सागर से हमें मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है? मरुस्थल का। 3 टर्म्स आती हैं, थोड़ा सा गौर करना उसके ऊपर। मरु, मेरु और माल। मरु, मेरु और माल। मरु, मेरु, माल। मरु मेरु माल क्या है? कौन बताएगा? फटाफट से एक बार बताएं कि मरु मेरु माल क्या है। थोड़ा सा हिंट दे रखा मैंने, समझना कि यदि
कोई स्ट्रक्चर ऊपर से तीखी है, ऊपर से तीखी है लाइक ए पहाड़ है ना, या पर्वत, तो जो स्ट्रक्चर ऊपर से उसके शीर्ष से तिकोनी हो या शार्प हो उसे हम कहते हैं पर्वत या कहते हैं मेरू। क्या बोलते हैं? मेरू। मेरू को यदि हम ऊपर से यहाँ से काट दिया जाए तो ये लगभग कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऊपर की सरफेस क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी लगभग, तो हम उसे कहेंगे माल। क्या बोलेंगे? माल। मरु से थोड़ा सा कट किया माल, और इस पूरे को कट करके हम इस तरह से फ्लैट कर दें तो बन जाएगा मरुस्थल। तो देखो मरु, मेरू, माल। मरु से बन गया आपका मरुस्थल, मेरू से बन गया आपके पर्वत पहाड़, और माल से बन गया आपके पठार। ठीक है, मरु, मेरू, माल कहाँ है, आगे काम आएंगे आपके। तो सुनो अगली स्लाइड में चलते हैं। राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बांटा। तो उसमें पहला जो हम नाम देखेंगे वो नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने, आप कहोगे इन्होंने कब, तो मैं कहूँगा कि 1967-68 में इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल में, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान को जो बांटा वो 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। इन्होंने क्या किया है, राजस्थान को 7 भागों में बांटा। राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा? राजस्थान को 7 भौतिक या भौगोलिक, 7 भौतिक या भौगोलिक भागों में बांटा। कितने में? 7 में। सात कौन कौन से हैं? मैं यहाँ साइड में एक बार पहले यहाँ मैप बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, एक बार के लिए चल जाएगा काम। ओके, इन्होंने क्या कैसे बांटा सुनना। इन्होंने इस प्रदेश का नाम दिया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में इस प्रदेश का नाम दिया इन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कैसा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में इन्होंने अगला जो बांटा वो इसको बांटा। दिख रहा है क्या? प्रॉपर विजिबिलिटी है क्या? दिख रहा है या कलर चेंज करें? ठीक है, ओके। इसे कहते हैं, इसे कहा गया नहरी प्रदेश। क्या कहा गया? नहरी प्रदेश। तो 3 प्रदेश आ गए हमारे सामने। पहला प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा प्रदेश नहरी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? नहरी प्रदेश। चौथा जो इन्होंने बांटा है वो बांटा था पर्वतीय प्रदेश को। कौन सा प्रदेश? पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो पहला शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा नहरी, चौथा अरावली। पांचवा जो बांटा इन्होंने वो बांटा था पूर्वी कृषि या औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि या औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, पूर्वी कृषि या औद्योगिक प्रदेश में। चौथा जो इन्होंने बांटा है, सॉरी छठा इन्होंने जो बांटा था वो बांटा था चंबल बीहड़ को। किसको?
चंबल बीहड़ प्रदेश, यहाँ तक। इसको क्या कह दिया, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। कौन सा नंबर का, 6वें नंबर का। और लास्ट में इन्होंने जो बचा हुआ था उस पार्ट को क्या नाम दे दिया, उस पार्ट को नाम दे दिया यहाँ से हल्का सा, और ये पूरा हाड़ौती वाला एरिया क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इन्होंने दक्षिणी या पठारी प्रदेश, पठारी या हाड़ौती प्रदेश, पठारी या हाड़ौती प्रदेश। ठीक है। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी बुक राजस्थान के भूगोल, जिसकी विमोचन 1967 में किया था, 67-68 में कितने भागों में बांटा राजस्थान को, तो आप कहोगे 7 भागों में। क्वेश्चन पूछा गया सीटी में भी। तो कौन सा प्रदेश पहला, शुष्क एवं अर्धशुष्क 2, नहरी 3, अरावली 4, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश 5, 6वां चंबल बीहड़, 7वां दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। समझ में आ रहा है। चलो इनके नाम यहाँ लिख लेते हैं हम फटाफट से। पहला प्रदेश कौन सा, आप कहोगे सर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, साथ साथ लिखते जाओ, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके। दूसरे प्रदेश का क्या नाम है, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 2 हो गए। ओके। अगला तीसरे का नाम दिया नहरी या सिंचित प्रदेश, नहरी या सिंचित प्रदेश। चौथे प्रदेश का नाम दिया पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद 5वां जो दिया उसका नाम क्या बता दिया, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। बोलो हाँ या ना। 6वां जो है, अभी आप कहोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कौन से 7 भागों में नहीं बांटा गया है, तो इनमें 7 भाग नहीं होंगे, 1 भाग होगा। ठीक है। अगला कौन सा है, चंबल बीहड़, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। और लास्ट जो बांटा था वो आपका कौन सा बांटा है, पठारी प्रदेश, पठारी या हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है क्या। तो ये सब सारे आपको याद रखने हैं। सुनना अब यहीं से ही, अब ये याद रख लोगे, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, कि अब जब हम भारत के भूगोल को हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी जब इसको डिवीज़न करेंगे तो 4 भागों में, और उन्हीं 4 भागों को हमें पढ़ना है। और उपभागों कितने में, 12 भागों में। अभी क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है, तो 12। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। उपभाग पूछे तो 12, और साधारण भाग पूछे या यूँ पूछ ले राजस्थान कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में, 4 भागों में। ये 4 भाग कैसे बने, हरिमोहन सक्सेना ने किस तरह से बांटे, प्रोफेसर तिवारी 1994 में किस तरह से बांटे, तो सुनना। इन दोनों को मिक्स कर दिया है, शुष्क और अर्धशुष्क को मिलाकर एक बनाया और नाम लिख दिया इसका पश्चिमी मरुस्थलीय रेतीला प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय या रेतीला प्रदेश। एक भाग बनाया दोनों को मिलाकर, दोनों को नहीं, लगभग नहरी को ले ही लिया इसमें। तो 3 भाग गए, पहला गया, दूसरा गया और तीसरा गया। अरावली को उसने सेम टू सेम ऐसे रखा, तो दूसरा नंबर का भाग क्या आ जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। 2 भाग। तीसरे भाग में इन्होंने क्या किया, ये जो पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है इसको भी लगभग सेम रखा, इसको क्या नाम दे दिया, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी या कृषि प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कृषि होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी
मैदानी प्रदेश। और लास्ट में चंबल बीहड़ और इन दोनों को मिक्स करके एक चौथे भूभाग का निर्माण कर दिया और उसको क्या कहा गया कि दक्षिण पश्चिम में है। ये किस में है? तो दक्षिण पश्चिम लिख दिया उन्होंने दिशा के हिसाब से। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आपको पठार पाए जाते हैं। तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व में ये है ना, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया? तो आपको 4 भागों में। समझ में आ रहे हैं? पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, आगे चलें। देखो, इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भौतिक भूभाग है हमारे, वो किस तरह से बटे हुए हैं। ये देखो, इस तरह से एक रैंडमली मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ये आपका जो प्रदेश है, ये जो भौगोलिक आपका प्रदेश है, इसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय या रेतीला प्रदेश। अब ये नाम क्यों बना? पहली बार डायरेक्शन देखो, पूर्व सर पश्चिम में था, तो एक दिशा पश्चिम में। यहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है, क्योंकि ये किसका अवशेष है? तो मैंने कहा था ना, टेथिस सागर का अवशेष है। सागर महासागर सूखते तो क्या बनाते हैं? रेत बनाते हैं, मरुस्थल बनाते हैं। तो मरुस्थल, और ये निश्चित भूभाग होने की वजह से, इसके अलावा और कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं सामान्यतः। तो इसको एक निश्चित भूभाग होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया? प्रदेश। तो पश्चिम दिशा है, यहाँ की टेंडेंसी है, रेती रेत पाई जाती है, और एक निश्चित भूभाग होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या नाम दे दिया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो भूभाग नंबर 1 आपको याद हो गया होगा कि राजस्थान का पहला भूभाग कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या रेतीला प्रदेश। अब हम जब दूसरे भाग की बात करते हैं, तो दूसरे भाग में लगभग आपको अरावली इस तरह से देखोगे, अरावली लगभग इस तरह से देखोगे। तो इस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये हो गया, इस सेकंड नंबर भूभाग का नाम आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर किसका विस्तार है? आपको सर अरावली का विस्तार है, और अरावली पर सर्वाधिक दर्रे पर्वत पठार पाए जाते हैं। इसकी वजह से अरावली पर्वत पाए जा रहे हैं, तो अरावली पर्वतीय, और निश्चित भूभाग होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया? प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में लगभग देखो, ये वाला छोड़ा हुआ मैंने, ये भी छोड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये फिर पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपको आ जाएगा पूर्वी मैदानी या कृषि प्रदेश, पूर्वी मैदानी या कृषि प्रदेश पूर्व में है। यहाँ पर बहुत, ये भी मैंने कहा था टेथिस सागर का अवशेष है ना। कृषि की जाती है यहाँ पर सर्वाधिक रूप में, और मैदान है, तो इसको क्या दे दिया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और आप ये जो देख रहे हो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर बॉर्डर एरिया, और पूरा हड़ौती, कोटा बूंदी, बारां झालावाड़, ये वाला जो पूरा पोर्शन है दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। अब तो ये कोटा बूंदी, बारां झालावाड़, येलो वाला जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट आपके आ जाएगा किसमें? चौथे नंबर में। और चौथा नंबर का पार्ट क्या हो जाएगा? देखो, इसको मैं यदि इस तरह से लाइन खींच दूँ, जिस तरह से, ये देखो, एक लाइन खींच के बताता हूँ मैं आपको, ये रहा, एक ये और एक ही। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आपको के साथ दक्षिणी पूर्वी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी पूर्वी। और यहाँ पर हमेशा हार्ड रॉक्स पाई जाएंगी, जैसे अरावली में पाई जाती है, हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं, इसकी वजह से इसको कहते हैं पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी, और निश्चित भूभाग होने की वजह से इसका क्या नाम हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान को हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना एवं प्रोफेसर तिवारी ने 1994 में, तिवारी ने कब? 1994 में इसको कितने भूभागों में बांटा? आपको होगा सर 4 में। किसको? राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। पहले का नाम अब ऐसे याद रखना हमें,
मैप आपके सामने आ जाना चाहिए। पश्चिम में है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बीच में अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व में आ गया तो पूर्वी कृषि प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लास्ट में इस साइड में आ गया मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। समझ में आ रहा है? फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो इसको कि राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया। मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ। राजस्थान को 4 भौगोलिक या 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अब आप लिख दोगे यहाँ पे। फर्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक। दूसरा, आप हमेशा इसको चार्टिंग फॉर्मेट में लिखा करो। अब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा नंबर है आपका पूर्वी मैदानी ऑब्लिक कृषि प्रदेश। और लास्ट आपका जो रह जाएगा वो आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है क्या? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। 4 भौगोलिक भागों में किसने बांटा है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा, हरिवंश सक्सेना ने और तिवारी साहब ने। फिर आगे फर्दर मैं फ्लो चार्ट इसलिए बनाने कह रहा था कि हम इसको फर्दर 2 भागों में बांटेंगे। अब आपको सर कैसे? मैं कहूँगा एक तो बांटूंगा मैं शुष्क में, किसमें? शुष्क में और अर्धशुष्क में। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम एक चार्ट फॉर्मेट में अब इसको देख पाएंगे। फटाफट नोट करें। ठीक है, चलो। चार्टिंग का मतलब ये है कि आप लिखोगे 4 भौतिक प्रदेश। राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। जैसे भौतिक प्रदेश लिखोगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से फ्लो डायग्राम बनाना है। फ्लो डायग्राम एक इफेक्टिव डायग्राम रहता है ना, तो ज़्यादा फ़ायदा है। आप किसी भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता रहेगा कि चार्ट किस तरह से बनाना है। इससे क्या एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, यदि मेंस का पेपर है किसी का तो। ठीक है, सुनना। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि पहला जो पार्ट था वो था हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नीचे लिखना ठीक रहेगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला जो पार्ट है सेकंड नंबर, उसको नाम दिया था हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज फ्लो चार्ट आप देख लोगे अच्छे से, सारी चीज़ समझ में आएगी, पढ़ना क्या हमें। अगला आ जाएगा पूर्वी मैदानी ऑब्लिक कृषि प्रदेश। और लास्ट में आ जाएगा आपके दक्षिणी
पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको आप जब फर्दर दो भागों में डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे वापस से, ठीक है। इसमें आप डिवाइड करते हैं तो दो भागों और कौन कौन से हैं, इस तरह से फिर आपको बनाना है, ठीक है। इसके कितने हैं, इसके तो डायरेक्टली है, उसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक। अब देखो इसमें जो दो भाग हैं वो कौन कौन से, वो आप देखना एक बार। ठीक, ये जो दो भाग हैं आपके पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, एक भाग का नाम है शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक का नाम है अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें और बात करेंगे अरावली में, तो अरावली में उत्तर में आएगी तो उत्तरी अरावली, मध्य में आएगी तो मध्य अरावली, और दक्षिण में आएगी तो दक्षिणी अरावली, ठीक है। एक और विभाजन लेख उसको मानते नहीं, अबुखंड वाला। इसमें देखेंगे तो एक पार्ट आता है विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र, और इसमें आएगा हाड़ौती, हाड़ौती का प्रदेश, ठीक है। इसमें ये नदियों द्वारा निर्मित है, इसकी वजह से इसको भी हम बांटते हैं साबी एवं बाणगंगा का मैदान, साबी एवं बाणगंगा का मैदान। फिर आएगा बनास का मैदान, इसका मैदान बनास का मैदान, और एक आता है माही का मैदान, माही का मैदान। तो ये चार्टिंग कंप्लीट होती है, और ध्यान रखना कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से, फिर अरावली को पढ़ेंगे, फिर इसको और फिर इसको। फिर आगे हम और कल बात करेंगे कि इसको भी हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, बालू का स्तूप के रूप में, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये सारा चार्ट आप एक बार कल नोटबुक में बना के लाएं, ताकि यहाँ से आगे हम कंटिन्यू कर सकें। वही वाली बात कि आपको वाकई में लग रहा है कि ये जो सेशन है हमारा वो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।